हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसा आपको अनुभव होगा। देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस 18 अगस्त 2024 को है, 21 अगस्त 2024 को है, 25 अगस्त 2024 को है या फिर 28 अगस्त 2024 को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो फ्रेंड्स इसको ध्यानपूर्वक देखिए। बिल्कुल पूरा एग्ज़ाम का जो अभी पैटर्न है, और देखिए इसको एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। आप सभी लोग समझिए कि एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। देखिए, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? आंसर सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, एक पार्थिव होता है, पार्थिव, जिसको कि हम लोग कहते हैं आंतरिक भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आंतरिक या पार्थिव। पार्थिव एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट कहते हैं। इनर मतलब आंतरिक और टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव। तो प्रश्न बनता है कि इनमें से किस ग्रह को पार्थिव या आंतरिक ग्रह, अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट कहा जाता है। तो जिनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह है या आंतरिक ग्रह है। अंग्रेजी में कह लेंगे टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट है। क्लियर? अब एक तो हो गया पार्थिव या आंतरिक, दूसरा हो गया बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, जिसको कि हम लोग जोवियन या आउटर प्लैनेट कहते हैं। इसमें आता है कौन कौन सा ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर है? अगर प्रश्न बन जाए कि पार्थिव ग्रह इनमें से कौन से हैं, तो 4 पार्थिव ग्रह हैं, जिसको कि हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कहते हैं। 4 बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में जोवियन या आउटर प्लैनेट कहते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। क्लियर? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है ये शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया। सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछेगा तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। थोड़ा सा शुक्र के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो यह ग्रह जो है मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखेंगे कि कितना शानदार यह क्वेश्चन पेपर है। पूरा आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, मजा आ जाएगा वाकई। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124(4) है, संविधान का अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकता है। यानी कि महाभियोग की तरह ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। क्लियर है? महाभियोग के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो देखिए 65 वर्ष की आयु जब ये पूरा कर लेते हैं तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एल नीनो शब्द है, यानी कि यह चीनी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, स्पेनिश शब्द है या फ्रेंच शब्द है। एल नीनो, देखिए एल नीनो से आपको कुछ याद आया होगा। एल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आपने पढ़ा होगा एल नीनो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और एक ला नीना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एक ला नीना है। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि ला नीना शब्द जो है यह इंग्लिश का है, फ्रेंच का है, स्पेनिश का है या फिर चीनी शब्द है। तो देखिए एल नीनो जो है यह एक क्या है? स्पेनिश शब्द है, और ला नीना भी स्पेनिश ही शब्द है। एल नीनो का मतलब क्या होता है? एल नीनो का मतलब होता है छोटा बालक, और ला नीना का मतलब होता है छोटा लड़की, छोटा बच्ची, और इसका छोटा बच्चा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे कि इसका कारण क्या है।
सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका कारण जो है क्या है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का जो मुख्य रीजन है ये क्या है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। सुविकसित सिंचाई प्रणाली है तभी तो एक वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों द्वारा एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें उगाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। या एक और नाम आप याद रखेंगे, बहुशस्य उत्पादन। बहु शस्य उत्पादन, ठीक है, ये भी ऑप्शन में दिख जाए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये 35 वर्ष है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है। कितना रखा गया है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि के सिवन थे, ये इसरो के चेयरपर्सन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उनका संबंध भारत के किस राज्य से था। चलिए कमेंट करके बताइए। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बिहार के थे। क्लियर है। अच्छा, यहाँ प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है तो ये प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरी राष्ट्रपति महिला बन गई हैं, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये पहली आदिवासी महिला हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है, तो सुचेता कृपलानी। राज्यपाल पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु ये तो बिहार में है और ये किस नदी पर स्थित है, बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राजेंद्र सेतु जो है ये किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है, और यह एक रेल सह सड़क पुल है, ठीक है। चलिए एक समचतुर्भुज दिया गया है, उसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एक जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ रफली, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, आपको पता है ना कि ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं ये एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब अगर ये वाला विकर्ण मान लेते हैं कि ये वाला विकर्ण जो है ये 8 सेंटीमीटर का है, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये वाला साइड हो गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये वाला साइड हो गया। ये वाला 6 है तो यहाँ पर 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर देखिए अभी ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला भुजा आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला है, यानी कि ये क्या है, विकर्ण होगा। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 आ जाएगा, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रैखिक संवेग बदलने की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग बदलने की दर को कहते हैं, बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई। रैखिक संवेग बदलने की दर को क्या कहते हैं। देखिए रैखिक संवेग बदलने की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल कहते हैं। क्लियर है। चलिए बल का एसआई यूनिट क्या है, बल का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है, ठीक है। चलिए एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अच्छा, आयत का अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा बदलेगा, तो फ्रेंड्स यह विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत जनित्र जो है, विद्युत जनित्र यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। देखिए कितना बेसिक प्रश्न पूछा गया है, आपके जो मौलिक ज्ञान है उसका यहाँ पर आपकी परीक्षा ली जा रही है।
निम्नलिखित में से किसको जो है शुद्ध करने की आवश्यकता है, सिद्ध करने की आवश्यकता है, प्रूव करने की आवश्यकता है? तो ये क्या है? थ्योरम है, परिमेय है। परिमेय को जो है सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? बताइएगा कि घनानंद की रचनाएं जो हैं ये किस भाषा में है? तो देखिए घनानंद की रचनाएं जो हैं ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा यह पूछा गया है। सेंटेंस है आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही और फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर क्या उचित वर्ड है भरने के लिए आप कमेंट करेंगे। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। ठीक है, चलिए कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल या हाथ में पैसा, मुद्रा मतलब पैसा, हाथ में पैसा को कहा जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये कहलाता है कार्यशील पूंजी। क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। कार्यशील पूंजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे इसका। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 8 सितंबर के दिन। अच्छा, 1 अगस्त के दिन भी प्रश्न बन सकता है। 1 अगस्त के दिन राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। चलिए उसके बाद पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है और देखिए इस बार भी पूछ लिया गया है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अच्छा, कैरोलस लिनियस का नाम याद रखेंगे। इनको कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक इनको कहा जाता है। इनकी भी पुस्तक है एक सिस्टेमा नेचुरा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे। हिंदी में ऐसे आपको लिखा मिलेगा सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है? तो कैरोलस लिनियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? कमेंट करेंगे सभी लोग। नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं जो हैं कहलाती हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। कमेंट करिए सभी लोग इसका आंसर क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है? भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चाइना से भी आगे निकल गया है। तो भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन जो है ये क्या है? तो ये श्रम है। क्या है? श्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अग्नि का विशेषण शब्द बताना है। अग्नि का विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये आप जानते भी हैं। बताइए अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? इसमें से अग्नि का विशेषण जो है ये आग्नेय होगा। आग्नेय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? अच्छा, प्रश्न ये भी बनता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम तो आपको पता है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा गया प्रश्न है, सुकुमार सेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। तो ये कौन थी? वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोगों को पहली बार ये प्रश्न मिला होगा। देखिए साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस देश में हुआ था? बताइए, ये प्रश्न 2-3 बार बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह किस देश में हुआ है? आंसर कमेंट करेंगे। तो रसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? रूस में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए और आपको मैंने बताया था कि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी
और रूस की क्रांति में बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। तो पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1 रख देते हैं और फिर नीचे x की जगह हम 1 ही पुट करेंगे ना, तो ये देखिए 1 प्लस 1/1 कितना आएगा? ये 2 ही तो आएगा, यानी कि ये 2 आ गया, यानी कि हमने जो x का वैल्यू रखा है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग x का वैल्यू 1 ही रखेंगे, तो x का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर करेंगे, तो फिर भी ये 2 ही तो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बैंकों की तुलना में, देखिए अब ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। अब इस तरह का प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए? कोई ऑथेंटिक सोर्स भी तो नहीं है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, ये कम होती है, सामान्य होती है बैंक की तुलना में, या थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या बहुत ज़्यादा होती है। अब इस तरह का क्वेश्चन का आप क्या जवाब देंगे? बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर जो होती है ये कम ही तो होती है, कम राइट आंसर इसका होगा। ठीक है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उससे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण कहा जाता है। देखिए खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? काली हो जाती हैं, क्योंकि उन पर खाली स्थान दिया गया है कि परत बन जाती है। क्यों काली हो जाती है? उन पर किसकी परत बन जाती है? बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करके। उन पर किसकी परत जो है बन जाती है? राइट आंसर बताएंगे कमेंट करके, क्या इसका आंसर होगा? तो उस पर जो है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है। सिल्वर सल्फाइड की काली परत बन जाती है, यह है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। चलो उसके बाद देखिए हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता है, इसके रचयिता कौन है? बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए हिरोशिमा कविता के रचयिता जो हैं ये कौन है? तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। ठीक है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए मयूरभंज खान किस लिए जानी जाती है? अच्छा कोरापुट भी पूछा गया है। कोरापुट कहाँ पर है? तो कोरापुट जो है ये उड़ीसा में है। यही पूछा गया था कि कोरापुट कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है। अच्छा मयूरभंज भी उड़ीसा में ही है। कहाँ पर है? मयूरभंज भी उड़ीसा में ही है, और यह लौह अयस्क की खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका लौह अयस्क हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? बस्तर आंदोलन पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए बस्तर आंदोलन जो है ये हुआ था कब? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। ठीक है। 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ यह एक आदिवासी विद्रोह था, और इस विद्रोह का नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर ने किया था। गुंडाधुर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं एक, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती हैं वह एक क्या होती हैं? बताइए कमेंट करके आंसर बताइए। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती हैं यह एक वास्तविक संख्या होती है। कैसी होती है? तो ये वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। वास्तविक संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? जरा कमेंट करके बताइए। आप फटाफट कमेंट करेंगे कि श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यहाँ मैं लिख दूँ डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, और श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, इन सब से प्रश्न बनता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से भी प्रश्न बनता है। देखिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे ये कौन थे? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए और ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। बताइए। तो देखिए आर्टिकल 148 जो है इसके अनुसार
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। अच्छा, एक प्रश्न तो बिहार पुलिस में ये पूछ लिया गया था कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। तो देखिए हिंद चीन में अगर हम बात करें तो इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश हिंद चीन में शामिल थे। कौन कौन से? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्लियर है। और सबसे पहले जो आए थे 15वीं शताब्दी में हिंद चीन पहुंचे थे, ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। क्लियर है। अच्छा, सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में एक पुर्तगाली यात्री ही था, वास्को डी गामा, इसी ने किया था। ये सन आप 1498 अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इस गांव का नाम मैं बता देता हूँ। इस गांव का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मौलिंगनोंग। ठीक है, मौलिंगनोंग इस गांव का नाम है। और यह गांव जो है किस राज्य में है? तो यह गांव जो है यह मेघालय में है। ठीक है, मेघालय राइट आंसर हो जाएगा इसका। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती हैं? बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है कहाँ पर? तो देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया है। ठीक है, स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 25/16 जो दिया गया है, अब यहाँ से 16 क्या है? 16 जो है यहाँ पर मूलधन है। मूलधन क्या है? मूलधन 16 है। ठीक है, और मूलधन है ये, यानी कि मूलधन क्या है? ये P है। और मिश्रधन जो है, अमाउंट जो है ये कितना है? 25 है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि E इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100 और इसका पावर n क्या है? टाइम है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए A आपको दिया गया है और P भी दिया गया है। तो A कितना पुट करेंगे? 25। P कितना पुट कर दिया मैंने? 16। 1 प्लस R ही तो हमें निकालना है, R/100 और टाइम जो है 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, टाइम 2 वर्ष दिया गया। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम है ये n है। अब यहाँ पर हम A कितना रखेंगे? 25। P कितना है? 16। 1/R/100 और टाइम 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए ये 25, 16 इधर आ जाएगा बट्टा में। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस R/100 का पावर जो है n जो है 2 वर्ष स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। जब इसको रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। 5/4 इक्वल टू 1 प्लस R/100 होगा। यही होगा ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इजिली R निकल जाएगा, R/100 और इधर 1 माइनस में चला जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 25%। ठीक है, चलिए 25% राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैंने कराया भी है आपको। बताइए कैसी है भारत की जलवायु? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है। यह हार्मोन जो शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, यह हार्मोन है कौन? सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा। और इसका स्रवण कहाँ से होता है? तो यह हार्मोन जो है इंसुलिन है। इंसुलिन आपको पता है कि अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से? अग्नाशय से। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा सेल से, बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है, कमेंट करिए, कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? बताइए, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न भविष्य में बनेगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है? कितने कारकों की आवश्यकता होती है? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए टोटल 4 कारकों की आवश्यकता होती है। ये 4 कारक हैं कौन कौन से? तो एक तो भूमि हो गया, दूसरा श्रम हो गया, तीसरा पूंजी हो गया और चौथा उद्यमी हो गया। उद्यमी, ठीक है, उद्यमी।
कौन कौन से हो गए? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। यहाँ पर देखिए भूमि दिया गया है, श्रम भी है और पूंजी भी है, एक उद्यमी याद रखेंगे। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो देखिए भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने? 7। कौन? सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, और लास्ट में सबसे जो 7वीं बार पिछले बार बने थे लाल कृष्ण आडवाणी थे। वर्तमान में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए HN बहुगुणा जो है ये कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, बिहार मध्य से दरोगा में पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील आपको कौन सा है? चिल्का है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछता कि भारत में सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील, तब सांभर झील होता। लेकिन जब भी पूछेगा सबसे बड़े खारे पानी की झील, तब आप चिल्का ही लगाइएगा। अंतर्देशीय जब लग जाएगा तब आप सांभर लगाइएगा। ठीक है, और सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है यह कौन सी झील है? तो यह उलर झील है। ठीक है, कौन सी झील है? तो यह उलर झील है। राइट आंसर इसका उलर हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि इको जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, यह सुनाई देती है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो देखिए प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका राइट। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? तो ये 17 मीटर का होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? आप कमेंट करिए। युधि प्लस स्थिर होगा, युधि प्लस स्थिर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये राइट है। कालिंदी कूल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ पूछा गया है। कालिंदी का अर्थ पूछा गया है। कालिंदी का मतलब क्या होता है? यमुना होता है। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का कोरम पूछा गया था बिहार दरोगा मद निषेध के एग्जाम में। तो कोरम 1/10 होता है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो अध्यक्षता जो होगा लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। और अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुई है? तो 3 बार हुई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? यानी कि उन्नति का विलोम अवनति जैसे दिया गया है उसी प्रकार से आपको अब 3 आपको बताना है। एक तो मैंने बता ही दिया आपको, बताइए कौन सा जोड़ा सही है? विलोम शब्द, एक तो शब्द हो गया और उसका विलोम हो गया। तो देखिए इति अथ सही है, आविर्भाव तिरोभाव ये भी सही है, उन्मुख और सम्मुख नहीं होगा। ठीक है, उन्मुख और सम्मुख जो है ये गलत दिया गया है। क्लियर? विमुख होता है, अगर उन्मुख है या सम्मुख है एक ही शब्द है तो इसका विलोम विमुख होगा। उन्मुख का भी विमुख होगा और सम्मुख का भी विमुख होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिट्रिक अम्ल नींबू में, संतरा में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? बताइए, आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए ये करता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? स्नेहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? ग्रेफाइट के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। अब यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, सी रिटर्न होम, खाली स्थान दिया गया है, ओपन द डोर। बताइएगा क्या यहाँ पर सही वर्ड जो होगा फिल होगा? सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। ठीक है, एंड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। ओपन द डोर, सी रिटर्न होम। ठीक है, मनुष्यों में खाली स्थान दिया गया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है ये कौन सा है? सबसे लंबा भाग जो है ये कौन सा है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए पाचन तंत्र में आहार नल का सबसे बड़ा भाग जो है ये क्षुद्रांत है। कौन है? क्षुद्रांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वस्तु शब्द का बहुवचन बताना है आपको। तो वस्तु का बहुवचन क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। वस्तुएं होगा, वस्तुएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी आपको याद होगा, बताइए। मधुबनी बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताइए। हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय का
सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। तो ये हिमाद्री हो जाएगा राइट आंसर। सबसे उत्तरी पर्वतमाला शिवालिक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। देखिए अंग्रेजी में ही प्रश्न पूछ लिया गया है। हु टुक दीक्षा फ्रॉम रविदास, रविदास से दीक्षा किसने लिया था? तो ये कौन थी? रानी झाली थी। रानी झाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानी झाली। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। द साउंड कैम, खाली स्थान दिया गया द रूम। कहाँ से आवाज आया? रूम से आवाज आया। तो साउंड कैम फ्रॉम द रूम होगा, फ्रॉम का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जादव पायंग को। जादव पायंग इनका नाम है। ये कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये असम के एक पर्यावरणविद हैं, एक पर्यावरणविद कार्यकर्ता हैं जादव पायंग, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद देखिए, ग्रहों की गति का संचालन होता है किस नियम के द्वारा? ग्रहों की गति का संचालन जो होता है यह किस नियम के द्वारा होता है? बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो ये होता है किसके नियम के अनुसार? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप, ये कैपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। कैपलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेलिकोज का यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट मीनिंग। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो बेलिकोज का मतलब आपको क्या होगा ये जानना जरूरी है। बेलिकोज का मतलब लड़ाकू होता है। ठीक है, लड़ाकू होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, लड़ाकू शब्द से मिलता जुलता शब्द, तो ये एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि दो अस्थि को जोड़ रहा है। ये क्या है? ये लिगामेंट है। क्या है? लिगामेंट है। लिगामेंट है, क्लियर है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं। ठीक है, और अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, कंडरा कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसी को तो हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिला में लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में। सबसे कम कहाँ पर है बिहार में? तो मुंगेर में है। चलिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2001-2 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो, कैसे हो? पूरक हो, तो प्रत्येक कोण कैसा होगा? यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो प्रत्येक कोण जो होगा ये न्यून कोण होगा, एक न्यून कोण होगा। ठीक है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी कि एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी? एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये आपको भी पता है। और प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। इसकी खोज के श्रेय के लिए 1928 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया गया था। पेनिसिलिन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? हूबहू यही प्रश्न जो है बिहार मद्य निषेध दरोगा के 16 जुलाई 2023 में पूछा गया था। प्रश्न उसमें बस इतना पूछा गया था, प्रश्न को बदल किस प्रकार से दिया गया था कि सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और ऑप्शन में था चालक, अर्धचालक, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आपको पता है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है और सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो अर्धचालक ही आंसर होगा उसका भी। मूली एक रूपांतरित क्या है? अच्छा, आलू बार बार पूछा जाता है। आलू क्या है? तो आलू एक तना है रूपांतरित। और मूली क्या है बताइए? मूली क्या है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मूली क्या है? तो मूली जो है फ्रेंड्स यह क्या है? तो एक रूपांतरित जड़ है, मूल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए मूल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, ही एंड आई खाली स्थान दिया गया है, प्लेइंग एस्टरडे। ही एंड आई वेर प्लेइंग एस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर वर आ जाएगा। भारत में है, भारत में है, बताइए भारत में है क्या है? भारत में क्या है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे फटाफट, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे इसका। तो भारत में क्या है? सर्वदलीय व्यवस्था है ना। भारत में क्या है? बहुदलीय है। तो यहाँ पर देखिए बहुदलीय व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न कर लेंगे कि एक वृक्ष की हत्या, यह कविता है, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, यह जो रचना है यह किसकी है? तो यह रचना जो है यह कुंवर नारायण की है। कुंवर नारायण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये वाला अंग्रेजी का प्रश्न छूट गया है, आइए कर लेते हैं। कह रहा है कि द बुक वाज रीड बाई हर। ठीक है, यहाँ पर वाज है तो रेड पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पास्ट टेंस में है। तो वहीं पूछा गया है कि ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसका जो है पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव क्या होगा? यहाँ से एक्टिव इसका बताना है। तो देखिए, ये चूंकि वाज लगा हुआ है तो द यहाँ पर होगा, यहाँ पर सही आंसर जो होगा सी रेड द बुक होगा। सी रेड, ये पास्ट में है, इसको रेड नहीं, ये V2 है। ठीक है, तो ये आपको रेड पढ़ेंगे, सी रेड द बुक होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि वृक्ष की हत्या मैंने बता दिया कुंवर नारायण। किसी समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं। रात के पर्यायवाची शब्द आपको पता है ना क्या क्या होते हैं? रजनी, निशा, रात्रि। ठीक है, यहाँ पर देखिए रजनी, निशा, रात्रि। रजनी, निशा, रात्रि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान रखेंगे, 1907 में की गई थी टिस्को की स्थापना। ठीक है, 1907 में की गई थी टिस्को की स्थापना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई थी। और जमशेदपुर पहले साक्षी के नाम से जाना जाता था, तो ये साक्षी बिहार हो जाएगा। उस समय बिहार ही था सम्मिलित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राज्य बिहार है। और सबसे कम पूछेगा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके बाद देखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे बना करके। चलिए, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 2000 रुपया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 2000 रुपया यहाँ पर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। अब देखिए, ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? तो ये नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड के किस शहर में है? तो द हेग में है। हेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको बताना है। भूगोल सीखना कठिन है, बताइए। बहुत ही सिंपल है, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न या हार्ड टू रन, जो भी कहे। हार्ड टू रन भी लर्न भी हो जाएगा और डिफिकल्ट टू लर्न भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस जो है ये लगभग 78% है, आपको भी पता है। ऑक्सीजन लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार पूछा जाता है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? अब देखिए, इसका आंसर क्या देंगे आप, सोच समझ के बताइएगा। अब इसका देखिए बहुत सारा आंसर हो सकता है। बहुत लोग कहेंगे अच्छा कार्य और वेतन भी मिलना चाहिए और जीवन के मूल्य का भी विकास होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो शिक्षा का लाभ है हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, अच्छा जॉब मिल जाए, इसीलिए तो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अच्छा कार्य और वेतन भी हो जाएगा और जीवन के मूल्यों का विकास भी सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेर फॉलोड बाई। अब सीधे हिस्ट्री का क्वेश्चन अंग्रेजी की तरफ पूछ लिया गया है। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेर फॉलोड बाई शक एंड हुन्स। ठीक है, किसके शक एंड हुन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का इसमें से उदाहरण कौन सा है बताएंगे सभी लोग आंसर कमेंट करके। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जल का जमना, ये भौतिक है। चीनी का पिघलना भी भौतिक है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, बताइए। तो यही रासायनिक परिवर्तन है, दूध का खट्टा होना। फिर से आप उसको खट्टापन को मिटा देंगे क्या? नहीं मिट सकता है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन कौन सी होती है ये जानना जरूरी है। रबी की फसल जो होती है ये गेहूं है, सरसों है, चना है, ये सब रबी होती है। ठीक है, यहाँ पर रबी में दिया गया गेहूं, चना, सरसों। ज्वार जो है ये खरीफ फसल है। ज्वार जो है खरीफ फसल है। ज्वार, बाजरा, धान, ठीक है, ये सब खरीफ फसल है। चलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। याद रखेंगे, मुख्यालय हो सकता है पूछ लिया जाए तो लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और यह एक मानवाधिकार संगठन है
मानवाधिकार संस्था है, मानवाधिकार संगठन, राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? बारदोली सत्याग्रह हुआ था कब? 1928 में, 1928 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो गुजरात में। क्लियर है? चलिए, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये सरदार पटेल ने निभाई थी, और यहीं पर बारदोली में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। जीडीपी का तात्पर्य, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था, ये मद्यनिषेध दरोगा में प्रश्न पूछा गया था इस तरह से कि एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी ध्यान रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब लोग अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं, अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? या तो थोड़ा काम उनको मिलता है या वहाँ पर बेरोजगारी है, अल्प बेरोजगारी है, पूरा फुल वर्क नहीं मिलता है उनको, तो इसीलिए अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, वेयर डिड सोमनाथ यादव, सॉरी संतोष यादव, नॉट सोमनाथ, संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। अब देखिए संतोष यादव को का नाम देखिए, बताइए, हर लगा हुआ है यानी कि ये स्त्री हैं, महिला हैं। तो संतोष यादव कौन है? तो एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, और संतोष यादव का नाम रिकॉर्ड है, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली यह विश्व की प्रथम महिला हैं। ठीक है, और ये कॉलेज की एजुकेशन के लिए जयपुर गई थी। ठीक है, जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये कलकत्ता में बना था। कहाँ पर? कलकत्ता में बना था। ठीक है, कलकत्ता में 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी, और यह भारत की प्रथम भूमिगत रेल है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? कमेंट करेंगे आंसर सभी लोग। तो ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू किया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ जो भेदभाव होता है उसी को कम करना था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था किस घटना ने? तो ये घटना घटी थी 1789 में। अब आप बताइए 1789 में कौन सी घटना घटी थी? तो ये फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये प्रश्न मैंने करा दिया है। प्रसिद्ध शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, शहनाई वादक थे। चलिए, और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। देश का प्रथम नागरिक होता है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। जब आप अपना स्कोर बताएंगे तब इसका भी आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रेणी में यहाँ खाली स्थान पर आएगा। अब 5, 5 के बाद 6, 11, 6, 17, 6, 23, एक तो ऐसे है, लेकिन आप देखिए 23 के बाद 29 होगा, तो 29 ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जितनी भी संख्याएँ हैं ये कौन सी संख्याएँ हैं? जितनी भी संख्याएँ हैं ऑप्शन में ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएँ हैं। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन है? तो आप इजीली ढूंढ लेंगे कि ये जो अभाज्य संख्या है 307 है, तो ऑप्शन 307 राइट आंसर होगा। चलिए, ये देखिएगा कि 10,000 रुपया का 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही दे हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर देखिए पी दिया गया है कितना? 10,000 रुपया। ये सॉल्व मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब क्या होगा? पूर्णांक में है, तोड़ दीजिए, 2 एकम 2 गुना करेंगे, 2 गुना 1 में 2 से 2 हो जाएगा, और 1 3/2 वर्ष। टाइम कितना हो गया? 3/2 वर्ष। दर तो दे रखा है, रेट जो है ये 10%, लेकिन एक कंडीशन इसमें लगा हुआ है, ब्याज छमाही दे हो। ब्याज छमाही तो बटा 2 हो जाएगा, यानी कि ये 5% हो जाएगा, और समय में 2 से गुना कर दिया जाता है जब छमाही होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समय 3 वर्ष हो गया। अब आप इसको निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई आर अपॉन टाइम होता है। टाइम को हमने एन मारा हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? तो यहीं तो ए आपको निकालना था, पी दे रखा है 10,000 यहाँ पर। ठीक है, गुना, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस आर की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 अपॉन 100 हो जाएगा, और टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू पी हो गया 10,000, 1 प्लस 5/100 था, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा ना, 5/100 काट देंगे, समय 3 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10,000, ठीक है, गुना, अब ये यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये ऊपर 21 हो जाएगा, 3 बार 21 हो जाएगा ना, पावर 3 है, 21/20 आएगा, तो 3 बार 21 हो जाएगा, और नीचे 3 बार 20 हो जाएगा।
ठीक है, 3 बार 20 हो जाएगा। अब ये 3 जीरो से हम 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 20 वाला 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 2 पचे 10 हो गया। अब ये 5 गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटा बटा नीचे 2 दूना 4 है, 2 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर वाला को सबको गुना करेंगे 5 गुना 21 गुना 21 गुना 21 तो ये आएगा 46,305, 46,305। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया है। और बटा नीचे 2 दूना 4, जब इसको सॉल्व कर लेंगे बटा वाला को तो आंसर आपका आएगा 11,576.25 रुपया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट